नागपुर एक शहर जो अपने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए जाना जाता है। यहाँ की गलियां और बाजार हमेशा से ही सौहार्द का प्रतीक रहे हैं। लेकिन 17 मार्च 2025 को इस शहर ने हिंसा का एक भयानक प्रकोप देखा, जिसने इसकी शांति को तहस नहस कर दिया। अशांति का केंद्र ऐतिहासिक महल क्षेत्र था, जो मुगल बादशाह औरंगजेब के मकबरे का घर है। यह क्षेत्र हमेशा से ही पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। तनाव तब बढ़ गया जब दक्षिणपंथी समूहों जैसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मकबरे को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इन समूहों का कहना था कि औरंगजेब का मकबरा उनके शहर में नहीं होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि औरंगजेब, जो अपने अत्याचारी शासन और हिंदुओं पर अत्याचार के लिए जाने जाते हैं, का उनके शहर में कोई स्मारक नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार यह मकबरा उनके पूर्वजों के साथ हुए अन्याय का प्रतीक है। स्थिति तब और बिगड़ गई जब एक पुतला जलाया गया। इस घटना ने पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और भड़का दिया। यह पुतला एक कपड़े में लिपटा हुआ था, जिस पर इस्लामी आस्था की घोषणा कलमा लिखी हुई थी। इसने धार्मिक भावनाओं को और आहत किया। जल्दी ही अफवाहें फैल गईं कि कुरान की एक प्रति का अपमान किया गया है, जिससे लोगों में गुस्सा और बढ़ गया। इससे धार्मिक भावनाएं भड़क गईं और पहले से ही अस्थिर स्थिति अराजकता के कगार पर पहुंच गई। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अफवाह फैलाने वालों ने घटना के विकृत आख्यान और अतिरंजित वृत्तांत गढ़े। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो अक्सर गलत सूचना का अड्डा होते हैं, नफरत भरे भाषण और भड़काऊ सामग्री के प्रवर्धक बन गए। बदला लेने और प्रतिशोध का आह्वान करने वाले संदेश तेजी से प्रसारित हुए, जिससे सांप्रदायिक विभाजन और गहरा हो गया। शहर में भय और क्रोध व्याप्त हो गया, जिससे हिंसा के लिए उपजाऊ जमीन तैयार हो गई। कुछ स्थानीय नेताओं द्वारा दिए गए उत्तेजक भाषणों ने आग में घी का काम किया। उन्होंने धार्मिक घृणा को भड़काने के लिए स्थिति का फायदा उठाया, दूसरे समुदाय पर अपनी मान्यताओं का अनादर करने का आरोप लगाया और प्रतिशोध का आह्वान किया। पहले से ही तनावपूर्ण माहौल संदेह और दुश्मनी से भर गया। जैसे जैसे रात हुई, उबलते तनाव उफान पर आ गए। शहर हिंसा के बवंडर में फंस गया। जो हिंसा भड़की वह अचानक और चौंकाने वाली थी। औरंगजेब के मकबरे के पास एक स्थानीय विरोध के रूप में जो शुरू हुआ, वह जल्दी ही शहर भर में फैल गया। पत्थरों, लाठियों और लोहे की छड़ों से लैस भीड़ सड़कों पर उतर आई, जिससे उनके पीछे विनाश का निशान छूट गया। दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई, वाहनों को आग लगा दी गई और पूजा स्थलों पर हमला किया गया। हिंसा तेजी से हंसपुरी और चिटनीस पार्क जैसे पड़ोसी इलाकों में फैल गई, जिससे निवासी सकते में आ गए। कभी जीवन से गुलजार रहने वाली सड़कें युद्ध के मैदान में तब्दील हो गईं। टूटते शीशे, गुस्से में चिल्लाने और क्रॉसफायर में फंसे लोगों की भयानक चीखों की आवाजें गूंज रही थीं। हिंसा के इस अभूतपूर्व विस्फोट का सामना करते हुए शहर की पुलिस ने खुद को शुरू में अभिभूत पाया। हालांकि उन्होंने जल्दी से खुद को पुनर्गठित किया और अशांति को कम करने के लिए एक बेताब प्रयास शुरू किया। पड़ोसी जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और जल्द ही विशेष दंगा नियंत्रण इकाइयों सहित 2000 से अधिक सशस्त्र कर्मी पूरे शहर में तैनात किए गए। पुलिस ने उग्र भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कोतवाली, गणेश पेठ तहसील और लकड़गंज सहित 11 संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया, जिससे इन इलाकों में जनजीवन ठप हो गया। 4 या 4 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने वाली दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को भी आगे की सभाओं और हिंसा को बढ़ने से रोकने के लिए लागू किया गया था। जैसे ही शहर धीरे धीरे कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निगरानी में सामान्य स्थिति में लौटा, ध्यान अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने पर केंद्रित हो गया। पुलिस ने नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शी खातों की छानबीन करते हुए एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया। हिंसा के सिलसिले में 7 नाबालिगों सहित 69 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दंगों में सीधे तौर पर शामिल 200 से अधिक व्यक्तियों की पहचान की और सीसीटीवी कैमरों में कैद 1000 अन्य संदिग्धों की पहचान करने के लिए काम कर रही थी। गणेश पेठ और कोतवाली पुलिस थानों में दंगा, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से लेकर हमला और हत्या के प्रयास तक के आरोपों में 5 प्राथमिकी दर्ज की गईं।
नागपुर हिंसा जल्दी ही एक राजनीतिक मुद्दा बन गई, जिसमें आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया। घटनाओं से स्तब्ध मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे एक सुनियोजित घटना बताया और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की कसम खाई। उन्होंने शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया, चेतावनी दी कि सरकार सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि विपक्षी नेताओं ने स्थिति से निपटने के सरकार के तरीके की आलोचना की। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने सरकार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि हिंसा सत्तारूढ़ दल की विभाजनकारी राजनीति का परिणाम थी। शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने इन भावनाओं को प्रतिध्वनित किया और राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए सरकार को दोषी ठहराया। दूसरी ओर विहिप ने औरंगजेब की औलाद पर उंगली उठाई, आरोप लगाया कि हिंसा मुस्लिम समुदाय द्वारा पूर्व नियोजित थी। इस बीच विभिन्न समाचार चैनलों पर बहसें और चर्चाएं तेज हो गईं, जहां विशेषज्ञ और राजनीतिक विश्लेषक इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। जनता के बीच भी इस घटना को लेकर गुस्सा और चिंता बढ़ रही थी। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहसें छिड़ गईं, जहां लोग अपने अपने विचार साझा कर रहे थे। इस घटना ने न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक स्तर पर भी गहरे प्रभाव डाले। अब देखना यह है कि सरकार और विपक्ष इस मुद्दे को कैसे सुलझाते हैं और क्या कदम उठाते हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। स्थिति को और नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए प्रशासन ने कई सक्रिय उपाय किए। अपराधियों को पकड़ने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस थानों, अपराध शाखा और साइबर सेल के कर्मियों को मिलाकर 18 विशेष पुलिस दल गठित किए गए। नागपुर के पुलिस आयुक्त डॉ रविंदर कुमार सिंघल को अभियानों की देखरेख और सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया था। नफरत की आग भड़काने में सोशल मीडिया की भूमिका को स्वीकार करते हुए अधिकारियों ने भड़काऊ सामग्री पर कार्रवाई शुरू की। अफवाहों और गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों से 500 से अधिक आपत्तिजनक पोस्ट हटा दिए गए। शुरुआती विरोध का केंद्र औरंगजेब के मकबरे को सुरक्षा बढ़ाने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए नो ड्रोन जोन घोषित किया गया था। नागपुर हिंसा ने शहर के सामाजिक ताने बाने पर गहरे निशान छोड़े हैं। समुदायों के बीच कभी कभी सामंजस्यपूर्ण संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं, जिनकी जगह संदेह, भय और असुरक्षा की भावना ने ले ली है। दंगे शांति की नाजुकता और राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक तनाव का कितनी आसानी से फायदा उठाया जा सकता है, इसकी गंभीर याद दिलाते हैं। हिंसा का आर्थिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। संपत्ति के नुकसान ने व्यवसायों में व्यवधान के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक गंभीर झटका दिया है। पर्यटन उद्योग, विशेष रूप से एक शांतिपूर्ण गंतव्य के रूप में, शहर की छवि धूमिल होने से प्रभावित होने की संभावना है। जैसे ही शहर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहा है, हम एक नई शुरुआत की ओर देख रहे हैं। अब ध्यान अतीत के घावों को भरने और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने पर है। यह एक सामूहिक प्रयास है जिसमें हर व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक है। इसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सख्त कानून प्रवर्तन और सुरक्षा उपायों को बढ़ाना शामिल है। अंतर्धार्मिक संवाद को बढ़ावा देना ताकि विभिन्न समुदायों के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ाया जा सके, और सांप्रदायिक तनाव के मूल कारणों को संबोधित करना शामिल है। यह महत्वपूर्ण है कि हम उन मुद्दों को पहचानें और उनका समाधान करें जो विभाजन का कारण बनते हैं। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हिंसा के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को, चाहे उनकी राजनीतिक संबद्धता या धार्मिक विश्वास कुछ भी हो, न्याय के कटघरे में लाया जाए। यह न्याय की प्रक्रिया को मजबूत करेगा और लोगों में विश्वास बहाल करेगा। इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि धर्म के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह संदेश समाज के हर कोने तक पहुंचना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरत भरे भाषण और गलत सूचना के मुद्दे को संबोधित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह प्लेटफॉर्म्स समाज में विचारों के आदान प्रदान के महत्वपूर्ण साधन हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इनका उपयोग सकारात्मक और रचनात्मक उद्देश्यों के लिए हो। नागपुर हिंसा हम सभी के लिए एक वेकअप कॉल है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें सतर्क रहना होगा और एकजुट होकर काम करना होगा। यह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, समझ और सम्मान के महत्व की एक कठोर याद दिलाता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह संदेश आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे।
केवल इन मूल्यों को अपनाकर ही हम एक वास्तविक सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन एकजुट होकर हम इसे संभव बना सकते हैं।